Hello everyone. Today in this video we will see what are error boundaries in React and why error boundaries are needed and how React handles error and what type of errors are caught by React error boundaries and why error boundaries only work with class components. Now first we will see what are error boundaries in React. So error boundaries are a special React component that catches JavaScript errors in their child components and display a fallback URL. You can think of error boundaries as a try catch for React UI. Instead of crashing entire app, user sees a friendly message like something went wrong. So basically error boundaries एक React component है जो जावास्क्रिप्ट एरर्स को कैच करता है इन द चाइल्ड कंपोनेंट। सो बेसिकली हमारा एरर बाउंड्री कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हम हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं उन सारों को रैप करते हैं। ये चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं उन सारों को रैप करते हैं। तो अगर कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कोई भी कंपोनेंट एरर थ्रो करेगा तो एरर बाउंड्री उसको क्या करेगा, उसको कैच करके फॉल बैक यूआई स्क्रीन पर शो करेगा। लाइक कोई भी हम उसके अंदर कस्टम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन पे, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग और कुछ भी एरर है एक्चुअल वो भी रेंडर करवा सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अ ट्राई कैच फॉर रिएक्ट यूआई। Now we will see why do we need a error boundaries. Because without error boundaries, if one component crashes, whole app shows a blank screen and it causes a bad user experience. And if we use error boundaries, only that component fails and display the error while the rest of the app is still works. So basically हमारे जो कंपोनेंट हायरार्की होती है, जैसे ये हेडर हो गया, ये हमारा साइड बार हो गया, ये मेन कंटेंट हो गया हमारा और इसके नीचे हमारा फूटर हो गया। तो अगर क्या होता है, अगर हमने एरर बाउंड्री समझे, हमने हेडर को एरर बाउंड्री में रैप किया है और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हमने एरर बाउंड्री के अंदर रैप करके रखा है, तो समझो कि ये मेन वाला कंटेंट है जो किसी वजह से रेंडर नहीं हो पाया और उसने एरर थ्रो किया। तो अगर हमने एरर बाउंड्री का यूज नहीं किया तो हमको पूरा यूआई क्रैश हो जाएगा और हमको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा। तो ये बैड यूजर एक्सपीरियंस होता है। और अगर हमने एरर बाउंड्री के अंदर इस कंपोनेंट को रैप किया हुआ है तो सिर्फ यही कंपोनेंट हमको नहीं दिखेगा, बाकी हेडर साइड बार एंड फूटर ये तीनों कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम रेंडर होंगे। तो if we use error boundaries, only that component fails and display the error while rest of the app still works. So this is the benefit of using error boundary. Now we will see how React handles the error. So when error happens, React finds the nearest error boundary, calls get derived state from error, and after that it calls the component did catch lifecycle method and shows the fallback UI. If no error boundary, then app will crash. तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारा ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर हमारे पास मैंने जैसे बताया कि हेडर है हमारे पास कंपोनेंट, फिर उसके बाद हेडर के बाद यही लेवल पे फूटर है, मेन कंटेंट है हमारा, फिर मेन कंटेंट के अंदर दूसरी चीजें है लाइक कार्ड्स है हमारे, फिर उसके बाद पैराग्राफ टैग्स है हमारे, कंटेंट है दूसरा। तो अगर समझो ये पैराग्राफ टैग रेंडर नहीं हो पाया सही से, ये क्रैश हो गया, तो रिएक्ट क्या करता है कि उसकी नियरेस्ट एरर बाउंड्री को सर्च करता है। तो हमने मेन कंटेंट के को किससे रैप किए थे, ये मेन कंटेंट रैप है किससे, एरर बाउंड्री कंपोनेंट के अंदर हमारा रैप है कंपोनेंट। तो ये पहले उसके अपर लेवल में जाएगा, उधर चेक करेगा एरर बाउंड्री कंपोनेंट है, तो अगर है तो उसके अंदर उस सबसे पहले गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम एरर को कॉल करेगा, तो उसके अंदर स्टेट अपडेट करेगा। देन उसके बाद फॉलबैक यूआई शो होगी और कंपोनेंट डिड कैच लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा। अगर इधर ये लेवल पे उसको एरर बाउंड्री नहीं मिला तो फिर एक अपर लेवल और जाएगा। तो मेन का अपर लेवल कौन सा है, ऐप लेवल पे वो जाके चेक करेगा कि इधर एरर बाउंड्री है कि नहीं। तो अगर इधर भी एरर बाउंड्री उसको नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट लेवल है हमारा ऐप, तो ऐप पूरा हमारा क्रैश हो जाएगा। तो ये वन बाय वन उसके अपर लेवल पे चेक करता है, रिएक्ट फाइंड्स द नियरेस्ट एरर बाउंड्री। तो सब ये पैराग्राफ टैग का सबसे नियरेस्ट कौन सा था, मेन का जो एरर बाउंड्री था वो। तो अगर उधर कैच हो गया एरर तो उतना ही सिर्फ कंटेंट क्रैश होगा
बाकी सारा हेडर फुटर वो सब हमको दिखेगा। तो अगर ये लेवल पे उसको एरर बाउंड्री नहीं मिला तो उसके और एक अपर लेवल पे जाके चेक। Now we will see the code for error boundary component. तो बेसिकली हमने इधर एरर बाउंड्री क्लास कंपोनेंट डिफाइन किया है जो कि रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सटेंड कर रहा है। उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया है विद द इनिशियल स्टेट एज हैज एरर की वैल्यू हमने क्या दी है फॉल्स। इनिशियली कोई एरर नहीं होता है तो हमारा ये स्टेट फॉल्स रहेगा। नाउ इसके अंदर दो एक मेथड है स्टैटिक गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम एरर जो कि एरर को कैच करता है और हमको स्टेट न्यू स्टेट रिटर्न करता है बेसिकली। तो a static life cycle method used to update state when error occurs. पर्पस क्या इसका इट चेंजेस द यूआई टू फॉलबैक स्क्रीन। तो बेसिकली ये स्टैटिक लाइफ साइकिल मेथड है जिसका यूज हम स्टेट अपडेट करने के लिए करते हैं जब भी एरर अकर होता है। और इस ये स्टेट अपडेट होने की वजह से हमको यूआई पर फॉलबैक स्क्रीन दिखता है। नाउ ये स्टेट अपडेट होने के बाद हम ये मेथड को ये लाइफ साइकिल मेथड को रन करते हैं विच इज कंपोनेंट डिड कैच। तो ये क्या करता है एरर और जो इंफॉर्मेशन आती है उस एरर की उन दोनों को हम या तो कोई भी जो भी जैसे लाइफ साइकिल मेथड यूज फॉर लॉगिंग एरर्स एरर डिटेल्स। इसका पर्पस क्या है सेंड एरर टू मॉनिटरिंग टूल्स लाइक सेंट्री और लॉग रॉकेट। तो ये जो एरर आया है उनको लॉग रॉकेट या उधर हम लॉग करवा सकते हैं तो बाद में यूजर कैन चेक दोज एरर एंड सी व्हाट वेंट रॉन्ग और एनीथिंग लाइक दैट। तो इसके बाद हम जो हमारा रेंडर मेथड होता है क्लास कंपोनेंट के अंदर वो क्या रिटर्न करता है बेसिकली अगर स्टेट अगर एरर ट्रू है तो ये हमारा जो भी एक फॉल बैक यूआई आएगा उसको रिटर्न करेगा। और अगर एरर नहीं है फॉल्स है तो बेसिकली उस जो भी कंपोनेंट उसके अंदर रैप किया गया था लाइक हम कोई ऐसे यूज करते हैं एरर बाउंड्री को इसके अंदर हम चाइल्ड कंपोनेंट पास करते हैं तो वही चाइल्ड कंपोनेंट को हम रिटर्न करवा देंगे इधर। तो बेसिकली जो भी एरर बाउंड्री है उसके अंदर हमने माई कंपोनेंट जो भी है उसको रैप करना है तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। नाउ अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कंपोनेंट वर्क कैसे करता है बेसिकली। तो ऐसे अगर हमने कोई भी कंपोनेंट को माई कंपोनेंट को इधर रैप किया है बेसिकली तो ये तो इनिशियली नॉर्मली रेंडर होगा। बट ये एरर बाउंड्री और ये माई कंपोनेंट तो माई कंपोनेंट का चाइल्ड कंपोनेंट। तो बेसिकली अगर इसके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर किधर से भी अगर थ्रो एरर थ्रो हुआ ऐसे तो बेसिकली नियरेस्ट एरर बाउंड्री के उधर सबसे पहले रिएक्ट सर्च करेगा तो उसके नियरेस्ट एरर बाउंड्री फाइंड करेगा रिएक्ट। देन वो उस एरर बाउंड्री के स्टैटिक गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम एरर मेथड को सबसे पहले कॉल करेगा। तो ये मेथड बेसिकली क्या करता है ये न्यू स्टेट रिटर्न करता है जिसमें हम हैज एरर की वैल्यू ट्रू कर रहे हैं। तो अभी ये स्टेट की वैल्यू क्या हो गई इधर आके ट्रू हो गई। तो अभी स्टेट अपडेट हुआ है ना तो बेसिकली स्टेट अपडेट होने की वजह से ही हमारा एरर बाउंड्री कंपोनेंट क्या होगा रीरेंडर होगा। जब इधर एरर थ्रो हुआ था तो रिएक्ट उसके सब ट्री को रेंडर नहीं करता है स्टॉप कर देता है इधर। तो अभी सबसे पहले एरर बाउंड्री के अंदर ये मेथड कॉल हुआ और उसने स्टेट को अपडेट किया तो स्टेट अपडेट होने की वजह से ये कंपोनेंट एरर बाउंड्री वाला कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो ये री रेंडर होगा तो उसकी वजह से इधर आएगा रिएक्ट रेंडर रेंडर मेथड को वापस कॉल करेगा। तो अभी इधर चेक करेगा कि ये एरर ट्रू है तो क्या स्क्रीन फॉलबैक यूआई शो करेगा यूआई पे कि समथिंग वेंट रॉन्ग करके यूआई पे एरर शो करेगा। नाउ ये एरर शो करने के बाद हमारा ये सेकंड जो लाइफ साइकिल मेथड है कंपोनेंट डिड कैच ये क्या करता है साइड इफेक्ट परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ये एरर और इन्फो को लेके लॉग रॉकेट या कोई भी लॉगिंग टूल है उसके अंदर सेंड कर सकते हैं हम। तो बेसिकली तो बेसिकली हमारा जब ये यूआई रेंडर हो चुका है और एरर शो हो चुका है उसके बाद ही ये वाला साइड इफेक्ट रन होता है ये हमारा जो लाइफ साइकिल मेथड है कंपोनेंट डिड कैच। क्योंकि ये एक साइड इफेक्ट है तो इसकी वजह से हम स्क्रीन की यूआई रेंडरिंग को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो पहले हमारा ये एरर शो हो जाता है फॉल बैक यूआई देन उसके बाद हम ये कंपोनेंट डिड कैच मेथड को कॉल करते हैं तो वो लॉग रॉकेट या कोई भी टूल है उसके अंदर हम लॉगिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अभी इसका बेसिक एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसे होता है कि जब भी चाइल्ड कंपोनेंट एरर थ्रो करता है तब रिएक्ट क्या करता है फाइंड्स अ नियरेस्ट एरर बाउंड्री जो हमने पहले देखा। फिर उसके अंदर एरर बाउंड्री जैसे ही फाइंड होता है इट कॉल्स स्टैटिक गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम एरर मेथड फ्रॉम दैट एरर बाउंड्री। तो सबसे पहले रिएक्ट ये एरर बाउंड्री का जो ये स्टैटिक गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम एरर ये वाला मेथड है इसको कॉल कर देता है। तो ये मेथड क्या करता है विच अपडेट्स द यूआई स्टेट। तो ये मेथड क्या करता है यूआई के स्टेट को अपडेट करता है हैज एरर को ट्रू कर देता है।
और जैसे ही स्टेट अपडेट हुआ, स्टेट अपडेट होने की वजह से क्या होता है, यूआई री रेंडर होता है, एरर बाउंड्री कंपोनेंट का यूआई री रेंडर होता है क्योंकि उसका स्टेट अपडेट हुआ है। तो री रेंडर होने की वजह से हमारा रेंडर मेथड वापस कॉल होता है। तो ये रेंडर मेथड के क्या करता है, बेसिकली हैज एरर ट्रू है उसकी वजह से वो फॉलबैक यूआई को शो करता है ना। अभी ये पूरा रेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया एरर बाउंड्री का। उसके बाद हम साइड इफेक्ट परफॉर्म करते हैं जो कि कंपोनेंट डिट कैच मेथड के अंदर कॉल होता है। उसके बाद यूआई अपडेट होने के बाद, फॉलबैक यूआई शो करने के बाद हम कंपोनेंट डिट कैच मेथड कॉल करते हैं। इसको हम क्यों कॉल करते हैं, कॉल्स फॉर लॉगिंग। हम ये लॉग रॉकेट या कोई भी सेंट्री टूल है या कोई भी लॉग मॉनिटरिंग टूल है, उधर हम यू साइड इफेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा जो भी लॉग इन्फॉर्मेशन इधर आया है उसको हम सेंड कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। अब अभी हमने ये दो सेपरेट मेथड्स का यूज क्यों किया, बेसिकली रिएक्ट क्या करता है, एक यूआई अपडेट का लॉजिक एंड साइड इफेक्ट का लॉजिक सेपरेट आउट करता है। बेसिकली हमने पहले भी देखा होगा यूज इफेक्ट और रेंडरिंग लॉजिक दोनों सेपरेट होना चाहिए। तो यूआई अपडेट का पार्ट हम ये मेथड के अंदर परफॉर्म करते हैं और साइड इफेक्ट का पार्ट जैसे यूज इफेक्ट कॉल होता है वैसे ही कंपोनेंट डिटेच के अंदर हम साइड इफेक्ट परफॉर्म करते हैं। Now we will see why error boundaries only works with class components. Because error boundaries rely on two special lifecycle methods in React, which is static get derived state from error and component did catch. These lifecycle methods only exist in class components. Hence, class components must be used while writing the error boundary component. क्योंकि ये दोनों मेथड क्लास कंपोनेंट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से हमको क्लास कंपोनेंट्स का ही यूज करना पड़ता है to write the error boundary component. Now we will see what types of errors are caught by error boundaries. So error boundaries catches error during rendering phase, error in lifecycle methods, and constructor errors. They do not catch handler errors, asynchronous errors like API calls, and error inside the boundary component itself. तो एरर बाउंड्री बेसिकली रेंडरिंग फेज के टाइम पे जितने भी एरर्स आते हैं, लाइक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है हमारा बेसिकली वन बाय वन, उसके एलिमेंट्स रेंडर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर कोई एरर थ्रो हुआ है तो एरर बाउंड्री उसको कैच करता है। और उसके लाइफ साइकिल मेथड लाइक कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड कैच, तो वो सारे टाइम पे भी एरर जितने भी थ्रो होंगे तब वो एरर थ्रो करे, एरर कैच करेगा एरर बाउंड्री कंपोनेंट। एंड कंस्ट्रक्टर के एरर जितने भी रहते हैं लाइक सुपर मेथड को कॉल नहीं किया है या स्टेट इनिशियलाइजेशन में कुछ एरर है, तो उस टाइम पे भी एरर बाउंड्री, तो रेंडरिंग फेज जो होता है कंपोनेंट का, उस टाइम भी जितने भी एरर आते हैं तो एरर बाउंड्री उसको कैच करता है। बट दे डू नॉट कैच इवेंट हैंडल एरर। लाइक ऑन क्लिक के ऊपर हमने हैंडल इवेंट को कॉल किया और उसके अंदर कुछ एरर आया तो एरर बाउंड्री इसको कैच नहीं करेगा, बेसिकली यूआई क्रैश हो जाएगा और हमको स्क्रीन पर एरर दिखेगा कि ये सही से हैंडल नहीं हुआ है। और असिंक्रोनस एरर लाइक एपीआई कॉल अगर है तो उस टाइम पे, इन सब टाइम पे आपको ट्राई कैच मेथड का यूज करना चाहिए बेसिकली। और एरर इनसाइड द बाउंड्री कंपोनेंट इटसेल्फ, अगर बाउंड्री कंपोनेंट के खुद के अंदर एरर है तब भी एरर बाउंड्री उसको कैच नहीं कर पाएगा बेसिकली। तो ये सब टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, ट्राई कैच मेथड जो है उसको यूज करना चाहिए बेसिकली। Now we will see what are the real world use cases for using error boundaries component. तो जब भी आप एक डैशबोर्ड होता है अपने ऐप का, तो उधर बहुत सारे विजेट्स होते हैं हमारे। तो वहां पे हर विजेट को आपको एरर बाउंड्री कंपोनेंट होता है उसके अंदर रैप करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी एक विजेट फेल हो जाए रेंडर करना, तो उसकी वजह से दूसरे विजेट हम शो नहीं कर रहे, पूरे ऐप को क्रैश कर दी, तो ये बैड यूजर एक्सपीरियंस होगा। तो उसके लिए हमको इंडिविजुअल विजेट को एरर बाउंड्री कंपोनेंट के अंदर रैप करना चाहिए। और दूसरा है कि चार्ट्स और थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स जो होते हैं, लाइक चार्ट्स की लाइब्रेरी का आपने यूज किया है तो उसके इंटरनल एरर की वजह से हमारे ऐप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए वैसे कंपोनेंट्स को भी जो थर्ड पार्टी होते हैं तो उनको भी आपको एरर बाउंड्री के अंदर रैप करना चाहिए। और इंडिविजुअल पेजेस जो होते हैं, इंडिविजुअल अबाउट अस पेज या कोई भी इंडिविजुअल पेज है उनको भी रैप करना चाहिए, क्योंकि एक पेज के फेल होने की वजह से पूरा ऐप क्रैश नहीं होना चाहिए। तो इंडिविजुअल पेजेस को भी, पेजेस लेवल पर भी आपको एरर बाउंड्री कंपोनेंट के थ्रू रैप करना चाहिए। सो वन फेलियर डजंट ब्रेक योर होल ऐप। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रैप रिस्की कंपोनेंट। बेसिकली जितनी भी आपको ऐसा लग रहा है कि चार्ट्स लाइब्रेरी मे भी फेल हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो उन रिस्की कंपोनेंट्स को आपको एरर बाउंड्री के अंदर रैप करना चाहिए। एंड लॉग एरर टू मॉनिटरिंग टूल। और जब भी एरर थ्रो होगा तब आपको वो उसको मॉनिटरिंग टूल के थ्रू अंदर लॉक करवाना चाहिए इनसाइड द कंपोनेंट रीड कैच मेथड।
तो उधर आप मॉनिटरिंग टूल की एपीआई को कॉल करके आप उनको लॉक करवा सकते हैं। एंड शो अ हेल्पफुल कॉल बैक मैसेजेस। जब भी कोई भी एरर बाउंड्री कंपोनेंट जब भी एरर कैच करता है, तब वो जो एरर आता है उसके रिगार्डिंग ही आपको एरर हेल्पफुल मैसेज शो करना चाहिए, तो यूजर को समझेगा क्या एरर अकर हो रहा है। एंड डोंट रैप एंटायर ऐप ब्लाइंडली, अदरवाइज यू विल लूज इंपॉर्टेंट एरर मैसेजेस। तो हर कंपोनेंट को आपको रैप नहीं करना है, छोटे छोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट है। तो कभी कभी उससे क्या होता है कि आप कस्टम मैसेज शो करते हो और एक्चुअल जो एरर होता है आपको यूआई पर नहीं दिखता है। तो अगर आपने हर कंपोनेंट को भी ब्लाइंडली रैप कर दिया है, तो इंपॉर्टेंट एरर मैसेजेस भी हमारे से नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो वो हमको स्क्रीन पर नहीं दिखेगी। तो हमको कंसिडर करना चाहिए कौन सा कंपोनेंट रिस्की है, उनको ही सिर्फ एरर बाउंड्री कंपोनेंट के अंदर रैप करना चाहिए। Now we will see why we use static keyword and why can't we use this inside the get static derived state from error method, and why it cannot be a normal method. So जब when child component throws an error, जब child component error throw करता है, तो React will look for error boundary component which has static get derived state from error method. तो ये एरर बाउंड्री नेम सेम हमेशा नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी नेम हो सकता है कंपोनेंट का। ये क्या चेक करता है कि उस कंपोनेंट के अंदर ये वाला मेथड है कि नहीं, उसकी वो चाइल्ड कंपोनेंट की जो हायरार्की है उसमें सबसे नियरेस्ट कंपोनेंट के अंदर ये वाला मेथड है कि नहीं। तो अगर कोई भी कंपोनेंट के अंदर ये वाला मेथड उसको मिल गया, तो क्या करते हैं, रिएक्ट कॉल्स इट विदाउट इंस्टेंट क्रिएशन। तो ये क्लास का इंस्टेंस जो क्रिएट करते हैं हम, जब भी कोई क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम क्या कॉल करते हैं, न्यू क्लास कंपोनेंट, ऐसा करके इंस्टेंस क्रिएट होता है जब भी कोई क्लास का कंपोनेंट क्रिएट होता है, न्यू इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो ऐसे ये इंस्टेंस हो गया, तो ये न्यू कीवर्ड के साथ हम इसको इंस्टेंस को इनिशियलाइज करते हैं। तो रिएक्ट कॉल्स इट विदाउट से इंस्टेंस, तो रिएक्ट क्या करता है, ये इंस्टेंस क्रिएशन नहीं करता है, बल्कि उस मेथड का नेम डॉट गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम। तो डायरेक्टली अगर क्लास कंपोनेंट के नेम और डॉट से हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगना होना चाहिए। So because React needs to update the state to has error to true, तो because React को क्या चाहिए कि जब ये इंस्टेंस क्रिएशन हो उसके पहले उसको स्टेट को अपडेट करना है उस क्लास के। तो उसके लिए उसको वो इंस्टेंस क्रिएशन के विदाउट उस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर देता है और उसके हैज एरर को ट्रू कर देता है, टू शो अ फॉल बैक यूआई। नाउ इट इट डज दिस immediately before instance rendering happens, so method must be a static class method. So अगर विदाउट इंस्टेंस क्रिएशन रिएक्ट को ये स्टेट डायरेक्टली अपडेट करना हो और इसके मेथड को कॉल करना हो, तो उसके आगे ये स्टैटिक कीवर्ड लगा होना चाहिए। तो स्टैटिक क्या करता है, ये क्लास लेवल का मेथड हो जाता है। स्टैटिक क्या, अगर कोई मेथड के आगे लगा हो तो वो क्लास लेवल का मेथड हो जाता है, तो इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। Now we will see why static get static derived state from error method cannot be a normal method. Because अगर ये नॉर्मल मेथड हुआ लाइक ये, तो उसके लिए हमको सबसे पहले इंस्टेंस को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इंस्टेंस डॉट डॉट फिर डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू हम इस मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। बट रिएक्ट का रेंडरिंग प्रोसेस तो फेल हो चुका है उसका, तो उसकी वजह से ही तो ये एरर बाउंड्री कंपोनेंट कॉल हुआ है। तो ये रेंडरिंग प्रोसेस फेल्ड हो चुका है, तो उसकी वजह से ये इंस्टेंस क्रिएशन भी, जो भी कंपोनेंट का इंस्टेंस क्रिएशन होता है वो रेंडरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट रिएक्ट का रेंडरिंग तो फेल हो चुका है। तो अगर ये मेथड को हमको डायरेक्टली कॉल करना हो विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस, तो हमको उसको क्लास लेवल का मेथड बनाना पड़ेगा। तो क्लास लेवल का मेथड बनाने के लिए हमको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो विदाउट इंस्टेंस क्रिएशन हम डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर हम स्टेट को अपडेट करके ट्रू कर सकते हैं। Now we will see why we cannot use this keyword inside get static derived state from error method. तो क्योंकि ये एक क्लास लेवल का मेथड है, इसको आप ऐसे इंस्टेंस क्रिएट करके डॉट मेथड के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड हमने यूज किया है, तो आप ये इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये क्लास लेवल मेथड है और दिस है ना, कोई भी इंस्टेंस को रिफर करता है। ये दिस मतलब क्या, उस इंस्टेंस का रेफरेंस है ये जो भी इंस्टेंस क्रिएट हुआ है उसका रेफरेंस क्या होता है, दिस। बट ये गेट स्टैटिक डेराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये स्टैटिक मेथड है और ये क्लास के लेवल का मेथड है, तो इसके लिए हम दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते।
इंस्टेड वी रिटर्न अ न्यू स्टेट डायरेक्टली, लाइक हम ये न्यू स्टेट को रिटर्न करते हैं एंड रिएक्ट मर्जेस इट ऑटोमेटिकली। तो रिएक्ट इसको डायरेक्टली हैंडल करके न्यू स्टेट को ओल्ड स्टेट के साथ मर्ज कर देता है और स्टेट को अपडेट कर देता है।